हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार सेवेंथ फेज जो वैकेंसी आई हुई है उसके जो है एमसीक्यू करने वाले हैं और ये कॉमर्स से रिलेटेड जो क्लास रहने वाली है आप लोगों की। और मैं बहुत ही जल्द आप लोगों की इंटरप्रेन्योरशिप की क्लास और अकाउंटेंसी क्लास तो चल ही रही है, प्लस आप लोगों को बिजनेस स्टडी की भी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करने वाला हूँ। अब बहुत जल्द आप लोगों को ये क्लासें भी मिल जाएंगी और हो सकता है कि ना भी मिल पाए, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं आप लोगों के लिए। तो मैं पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पूरा तवज्जो देता हूँ और उसके बाद जो चीज़ें हैं उनको भी पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और फ्री में हम लोग यहाँ पे पूरे यूट्यूब पे कहीं भी बात नहीं करेंगे हम लोग, और किसी भी पेड की बात नहीं करेंगे हम लोग, यहीं पर प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक याद रखिए कि मैंने आप लोगों को अभी तक जो क्लासें अगर करवाने की बात की जाए तो मैंने अभी तक आप लोगों को क्लासें जो करवाई हुई हैं वो क्लासें मैंने लगभग में 3 करवा दी हैं आप लोगों को, ठीक है। ये हम लोगों की क्लास नंबर 4 रहने वाली है और 4 नंबर में हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट अभी कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने इससे आगे के क्वेश्चन 3 नंबर की क्लास में करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है क्लास को तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उस क्लास को ज़रूर देखें। सबसे पहला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आय या व्यय जो घटनाएं या लेन देन से उत्पन्न होते हैं, जो उद्यमों की सामान्य गतिविधि से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं और इसलिए बार बार नियमित रूप से होने की उम्मीद नहीं होती है, कहलाते हैं। ऐसी कौन सी मदें होती हैं जो आय एवं व्यय घटनाओं को लेन देन से तो उत्पन्न होती हैं, जो उद्यमों की सामान्य गतिविधि से स्पष्ट रूप से भिन्न भी होती हैं, इसलिए बार बार नियमित होने की प्रवृत्ति की नहीं होती हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम लोग एबनॉर्मल बोलते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम लोग एबनॉर्मल मद बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मद बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा, इसको हम लोग बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एबनॉर्मल नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मद हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मद हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ था, मैंने डिटेल में क्लासें नहीं करवाई हैं और मैं जो क्लासें करवाई हूँ उनको जरूर आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, 26 में लिखा हुआ है कि कुल संपत्ति और मालिक की पूंजी दोनों में अगर वृद्धि, दोनों में खाली स्थान लिखा हुआ है कि वृद्धि होती है तो कब होती है? कुल संपत्ति और मालिक की पूंजी में कब पूंजी में खाली स्थान में वृद्धि होती है? क्रेडिट खरीद से, प्रतिधारित आय से, बैंक ऋण से या फिर आहरण से। तो मालिक की जो पूंजी में कब वृद्धि होती है और संपत्ति में भी वृद्धि होती हो तो ऐसा केस तो हम लोगों को रिटेन्ड अर्निंग जैसे प्रतिधारित आय बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग मतलब मैंने पैसा लगाया और बदले में हमें पैसा मिला, तो उससे जो लाभ के रूप में हमें पैसा मिलता है तो वो कैश में मिलेगा। तो कैश मतलब संपत्ति में वृद्धि, और मालिक की पूंजी में भी वृद्धि होती है क्योंकि प्रॉफिट होने से पूंजियाँ बढ़ती हैं। उसके बाद 27 नंबर के बाद 26 नंबर के बाद हम लोगों का क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 27 नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि कुल संपत्ति और मालिक को दोनों को कम किया जाता है। कुल संपत्ति और मालिक को पूंजी दोनों को कम किया जाएगा। कैसे कम किया जाएगा? कुल संपत्ति में भी कमी हो जाए और मालिक की पूंजी में भी कमी हो जाए, तो ये कैसे होता है? तो ये जो होता है क्रेडिट खरीद से होता है, प्रतिधारित आय से होता है, बैंक ऋण से होता है या फिर आहरण से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आहरण करने से होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जैसे मान लो ड्राइंग करते हैं हम लोग तो आहरण किया या तो कैश निकाला होगा या फिर गुड्स निकाली होगी व्यापार से, तो उससे क्या होगा? संपत्ति में कमी होगी, स्टॉक में कमी होगी या फिर कैश में कमी होगी, और मालिक की पूंजी में भी कमी होती है क्योंकि हम लोग ड्राइंग को कैपिटल से माइनस करते हैं और प्रॉफिट को ऐड करते हैं। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 28 नंबर में लिखा हुआ है कि नकदी के लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि नकदी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के बॉन्ड की खरीद से होगा। नकदी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की बॉन्ड की खरीद से होगा। कुल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, कुल संपत्ति में कमी होगी, कुल संपत्ति में वृद्धि होगी या फिर कुल देनदारियों में वृद्धि होगी। तो इसका जो राइट आंसर है उसको राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि नकदी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के बॉन्ड की खरीद से होगा, तो कुल संपत्ति में हम लोगों का कोई प्रभाव नहीं होगा।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है 29 में लिखा हुआ है कि संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर है। संपत्ति मतलब एसेट्स और डेब्टर्स के बीच अंतर क्या कहलाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है, प्रतिधारित लाभ कहलाता है, पूंजी या मालिकों की गुणवत्ता कहलाती है, या फिर लेनदार कहलाते हैं। तो संपत्ति और देनदारों के बीच अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि संपत्ति और देनदारों के बीच जो अंतर होता है उसे पूंजी या मालिकों की गुणवत्ता कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 में कि किसी बाहरी व्यक्ति को दिया गया धन, किसी बाहरी व्यक्ति को अगर हम लोग कोई धन देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो संपत्ति कहलाएगा, देयता कहलाएगा, लाभ कहलाएगा, या फिर पूंजी कहलाएगा? किसी बाहरी व्यक्ति को दिया गया जो धन है वो हमारा क्या कहलाएगा? तो वो हम लोगों का क्या कहलाएगा? तो वो हम लोगों को देयता कहलाएगा, देयता कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डेब्टर्स कहलाएगा। किसी व्यक्ति को दिया गया धन या दिया गया माल तो वो देयता कहलाएगा। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 31 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यवसाय की कुल संपत्ति मतलब कि टोटल एसेट्स जो दी है तो वो दी है 1,80,000 और निवल मूल्य है तो बाहरी देयता होगी। तो निवल मूल्य की बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 31। तो बाहरी देयता सही है क्वेश्चन। तो और निवल मूल्य है तो कुल संपत्तियां 1,80,000 और निवल मूल्य है तो बाहरी देयता होगी। तो बाहरी देयता कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हम लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में है क्योंकि यहाँ पे निवल मूल्य नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे निवल मूल्य नहीं दिया है और बाहरी देयता पूछी है। तो इसका राइट आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते अभी फिलहाल, तो इसके लिए हम लोग इसको भी नहीं देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है 32 में कि यदि टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है, यदि मालिक की इक्विटी जो है वो 80,000 है तथा बाह्यदायित्व मतलब कि बाहरी आउटसाइडर लायबिलिटी जो है वो 40,000 है, तो हस्तगत रोकड़ 20,000 है, तो फर्म की कुल संपत्तियां होंगी। मैंने बताया था आप लोगों को बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? स्थिति विवरण भी बोलते हैं। बैलेंस शीट में हम लोगों के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है हम लोगों को लायबिलिटी पक्ष, और एक होता है हम लोगों को एसेट्स पक्ष। ठीक है, लायबिलिटी का मतलब एक होता है हम लोगों को दायित्व पक्ष और एक होता है हम लोगों को संपत्ति पक्ष। और बैलेंस शीट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण। अब उसके बाद हम लोगों से कहा है कि मालिक की इक्विटी मतलब कि कैपिटल। मालिक की इक्विटी का मतलब ओनर्स कैपिटल। तो कैपिटल जो है वो 80,000 है, दायित्व साइड में लिखी जाती है सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत, और बाह्यदायित्व जो है आउटसाइडर लायबिलिटी जो है वो है 40,000। और लायबिलिटी हम लोग कहाँ लिखेंगे? इसको यहीं लिखेंगे। तो लायबिलिटी जो है और लायबिलिटी में लिखी जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद हस्तगत रोकड़ जो है कैश इन हैंड अगर बनाएं तो एसेट्स है हम लोगों की, और कैश इन हैंड अगर दिया है तो कैश इन हैंड जो दिया है तो वो दिया है 20,000 रुपये। अब बैलेंस शीट का जब हम लोग टोटल करते हैं तो बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो दोनों साइड का बराबर होता है। हमसे पूछा गया है कि फर्म की कुल संपत्तियां होंगी, तो अगर हम लोग इस साइड का टोटल करते हैं, लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं तो वो 1,20,000 है, और अगर 1,20,000 इधर का है तो इधर का भी हम लोगों को 1,20,000 होगा।
अगर 1,20,000 में से कैश जो है वो 20,000 है तो बची संपत्तियां कितनी होंगी, तो बची संपत्तियां 1,00,000 होंगी। तो ये हम लोगों की टोटल अदर एसेट्स हो जाएंगी, अदर एसेट्स, टोटल अदर एसेट्स हो जाएंगी हम लोगों की 1,00,000। 1,00,000 तो टोटल अगर हम लोग पूछते हैं तो टोटल अगर है तो टोटल अदर एसेट्स हैं 1,00,000, और अगर टोटल एसेट्स की बात करें, टोटल एसेट्स की बात करें तो वो है 1,20,000। हमसे पूछा गया है कि फर्म की कुल संपत्तियां होंगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि फर्म की कुल संपत्तियां कितनी होंगी, 1,20,000। अगर टोटल अदर एसेट्स पूछता तो 1,00,000, लेकिन हमसे पूछा गया है कि कुल संपत्तियां, तो वो होगी 1,20,000, क्योंकि संपत्ति मतलब कैश भी संपत्ति है और अदर एसेट्स भी संपत्ति हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 33 में लिखा हुआ है कि कौन सी लेखांकन अवधारणा मूल्यांकन मानदंड को पूरा करती है। कौन सी लेखांकन अवधारणा मूल्यांकन मानदंड को पूरा करती है। चालू व्यवसाय, वसूली, लागत, चालू व्यवसाय, लागत और द्विपक्ष, लागत, द्विपक्ष और रूढ़िवादी, वसूली, रूढ़िवाद और चालू व्यवसाय। तो कौन सी अवधारणा जो है वो मूल्यांकन मानदंड को पूरा करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन। तो चालू, अगर हम लोग लेखांकन अवधारणा की बात करें और लेखांकन मानदंड की बात करें तो चालू व्यवसाय, वसूली और लागत, ये तीनों की बात हम लोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है, 34 में लिखा हुआ है कि एक व्यवसायी ने 75,500 रुपये की बिक्री की, जिसमें से 75,500 नकद किए, ठीक है। उन्होंने 31/3/2014 को 25,500 व्यापार प्राप्तियां दिखाई। उसके बाद उसके द्वारा किस अवधारणा का अनुसरण किया गया, तो उसके द्वारा जो अनुसरण किया गया वो चालू व्यवसाय का अनुसरण किया गया, लागत का अनुसरण किया गया, उपार्जन का अनुसरण किया गया, या फिर धन माफ का अनुसरण किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपार्जन अवधारणा का जो है इसमें कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा उपार्जन अवधारणा के अंतर्गत इस अवधारणा का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अवधारणाओं से क्वेश्चन मैंने डिटेल में क्लास करवाई है, अवधारणाओं से, परंपराओं से ये डिटेल में क्लास करवाई है, इसको जरूर देखें। बिहार स्टेट की जब क्लास मैंने की थी तब मैंने इसको बताया हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो 35 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस मामले में लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है। तो किस मामले में लेखांकन अनुमान की आवश्यकता होती है, हमें अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है, लेखांकन के अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए, घाटे की हानि के लिए, इन्वेंट्री अप्रचलन के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। तो ये सभी जो केस होते हैं, ये सभी केसों में हमें अनुमान की आवश्यकता होती है। कर्मचारी लाभ योजनाओं को, कर्मचारी की जो लाभ योजनाएं हैं उनके बारे में, घाटे की हानि को बचने के लिए हम लोगों को अनुमान लगाना पड़ेगा। इन्वेंट्री, अगर मान लो हमने कोई माल रखा है और वो अप्रचलन मतलब कि वो अब मार्केट में प्रचलित ही नहीं है क्योंकि नया माल आ गया है, तो इन चीज़ों की अनुमान लगाने की बात की जाती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेरा सिर्फ एक ही मतलब है कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का। देखो बहुत से यूट्यूब पर आप लोगों को क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़े ले लिए और उससे बहुत से क्वेश्चन में टाइम काटेंगे, लेकिन टाइम काटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में कराने का मतलब है कि आप लोगों को हो सकता है डिटेल आती हो, अगर नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए, हम डिटेल में आप लोगों को बताएंगे यहीं पर, साथ ही साथ में डिटेल में, बस क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो इसके लिए अगर नहीं करना है तो आप लोग बताइए कि ऐसे ही चलने दीजिए। प्लीज़ कमेंट जरूर करें, आप लोग बताएं जरूर कि आप लोगों को कैसी लग रही हैं क्लासें और क्या क्या इसमें करना चाहिए। तलपट तक के वित्तीय आंकड़ों को दर्ज करने की प्रक्रिया है। तलपट तक के वित्तीय आंकड़ों को दर्ज करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं। तो यही आंसर हम लोगों को सही आंसर हो जाएगा, बुक कीपिंग करना। वर्गीकरण में हम लोगों को खाता बही आती है, खाता बही, ठीक है। डिटेल में भी करवाने तो वो करवाना है, लेकिन वही बात है, समय ज़्यादा खर्च हो जाएगा। सारांश की बात करते हैं तो तलपट आता है, इसमें तलपट आता है।
तलपट आता है। और विश्लेषण की बात करें तो हम लोग आर्थिक चिट्ठा आता है। ये हम लोगों के स्टेजेस होती हैं, प्रक्रियाओं की स्टेजेस मतलब कि इनके स्तर होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है कि दोहरा लेखा प्रणाली से आशय, दोहरा लेखा प्रणाली से आशय, दोहरा लेखा प्रणाली से आशय पुस्तकों के दो अलग अलग समूहों में प्रविष्टि करना, पुस्तकों के एक समूह में दो प्रविष्टियां करना, दो वास्तविक खातों में प्रविष्टि करना, एक व्यवहार के दो पक्षों की प्रविष्टि करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डबल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा कि दो वास्तविक खातों में प्रविष्टि करना? नहीं, ये तो बात गलत है, ये बात तो बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि वास्तविक नहीं, हम लोग तीन खाते को देखते हैं, व्यक्तिगत, वास्तविक और अवास्तविक, तो ये खाते से हैं। अब एक व्यवहार के दो पक्ष की प्रविष्टियों की बात करते हैं, तो एक व्यवहार के दो प्रपक्षों की प्रविष्टियों की हम लोग इसमें बात। पुस्तकों के अलग अलग समूहों में प्रविष्टि करना, ये भी गलत बात है। पुस्तकों के एक समूह में दो प्रविष्टियां करना, ये भी गलत बात है। तो एक व्यवहार के दो पक्षों की प्रविष्टि मतलब डेबिट और क्रेडिट की प्रविष्टि। अगर मान लो मैंने पैसे दिए तो आपने प्राप्त किए, तो मैं डेबिट हूँगा और आप क्रेडिट होंगे। तो इस केस में हम लोग एक व्यवहार के दो पक्षों की प्रविष्टियां, एक समय पर दो पक्ष जरूर इफेक्ट करेंगे एक व्यवहार करने से। मान लो मैंने पैसे दिए हैं, तो देखो मैं और आप दो पक्ष प्रभावित होंगे। मान लो आपने किसी से माल खरीदा है, तो माल खरीदने वाला और आप दो लोग हो गए, तो दो पक्ष हो गए। तो इसमें जो है एक व्यवहार की दो पक्षों की प्रविष्टि डबल अकाउंटिंग के अंतर्गत आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 38 नंबर में लिखा हुआ है कि पुस्तकालय की दोहरा लेखा प्रणाली में, पुस्तकालय की दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक व्यवसायिक व्यवहार प्रभावित करता है। पुस्तकालय नहीं है, यहाँ पे पुस्तपालन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे पुस्तपालन होना चाहिए। पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक व्यवसायिक व्यवहार प्रभावित करता है एक खाते को, दो खातों को, एक ही खाते के डेबिट और क्रेडिट को नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 39 में कि देय मजदूरी है। देय मजदूरी की बात करते हैं, तो देय मजदूरी कैसी होती है? वास्तविक खाते में आती है, व्यक्तिगत खाते में आती है, नाम मात्र का खाता जिसे अवास्तविक खाता बोलते हैं, इसे रियल अकाउंट बोलते हैं, इसे हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं, इसे हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं, इसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देय मजदूरी जो होती है तो वो किस खाते के अंतर्गत आएगी? तो वो आएगी हम लोगों की, देय मजदूरी जो होती है वो हम लोगों की व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएगी। वैसे मजदूरी अगर पूछा जाए तो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन मजदूरी की बात करें, देय मजदूरी की बात करें, अदत्त मजदूरी की बात करें, तो इस केस में हम लोगों को ये व्यक्तिगत खाता बन जाती है। और आज का हम लोगों को आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आज का जो है वो आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है हम लोगों को स्क्रीन पर कि एक संपत्ति का होता है, एक संपत्ति का होता है डेबिट शेष होता है, क्रेडिट शेष होता है, कभी डेबिट और कभी क्रेडिट शेष होता है, प्रारंभ में डेबिट और अंत में क्रेडिट शेष होता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि एक संपत्ति का जो शेष होता है वो कैसा होता है। तो एक संपत्ति का जो शेष होता है वो डेबिट शेष होता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और करवाए हैं डबल अकाउंटिंग के। तो अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की बात करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं, लेखांकन मानक जिन्हें बोलते हैं, लेखांकन मानक की स्थापना कब की गई, ICA की स्थापना कब की गई। तो इन सब के MCQ पर आप लोगों को जल्द से जल्द क्लास में मैं करवाने वाला हूँ। बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोगों को मान लो कि यहाँ पे डिटेल में पढ़नी है तो आप लोग कमेंट करें कि डिटेल में करवा दीजिए, तो मैं उसकी भी पूरी कोशिश करने वाला हूँ। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।